स्वागत है आप सभी का रिश्तों की आवाज़ चैनल पर। यहाँ हम सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ दिखा रहे हैं। अगर आप भी अपने जीवन से जुड़ी कोई सच्ची कहानी या घटना हमसे साझा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखी हुई ईमेल आईडी पर कांटेक्ट करके अपनी कहानी हमसे शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी है mahi.g710@gmail.com। आपकी पहचान पूर्णतया गुप्त रखी जाएगी। आज की हमारी कहानी है पिता की मौत के बाद अफसर बेटे की सच्चाई आई मां के सामने। मंजीत ऑफिस से आकर अपनी गाड़ी का हॉर्न बार बार बजाए जा रहा था, फिर भी बाहर कोई नहीं आया तो उसका माथा ठनका। अच्छे विचार आने की बजाय मन में कुछ बेचैनी सी हुई। गाड़ी से उतरकर वो जल्दी से अंदर गया तो वहां का दृश्य देखकर हैरान हो गया। उसका बच्चा अनिकेत अपने दादा की गोदी में बैठा मजे से खेल रहा था, जबकि हर रोज तो इस समय उसके इंतजार में वो बाहर गेट पर खड़ा मिलता था ताकि गाड़ी में बैठकर पार्क का चक्कर लगाए। माँ बाबूजी को गांव से आया देखकर वो अनमना सा हो गया। उसने अपनी पत्नी रचना की ओर देखकर आंखों ही आंखों में इशारे से पूछा, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? बाबूजी पिछले महीने से बीमार हैं। दिन ब दिन इनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। वहाँ की दवाई ने भी असर करना बंद कर दिया था और वहाँ कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं था, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ बुला लिया। अभी रचना अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही मंजीत बोल उठा, तो मैं क्या डॉक्टर हूँ और मुझसे बिना पूछे तुमने यहाँ इन्हें क्यों बुलाया? यहाँ तो बड़े बड़े डॉक्टर हैं और शहर में तो हर बीमारी का इलाज हो जाता है। उसकी पत्नी रचना डर डर कर बोल रही थी। इलाज क्या मुफ्त में हो जाता है? लाखों लग जाते हैं। ये रुपए पैसे भी कुछ साथ लेकर आए हैं या खाली हाथ लटकाए चले आए? मंजीत के व्यंग्य बाणों से निकले तीर दूसरे कमरे में बच्चों के साथ बैठे माँ बापूजी के हृदय को बींध रहे थे। आप ऐसा क्यों कहते हैं? आखिरकार आप उनके इकलौते बेटे हैं और उनकी जो जमा पूंजी थी वो तो छोटी की शादी में खर्च हो गई और बाकी बची जमा पूंजी तो वहीं दवा दारू में खर्च हो गई। आपने पीछे तो उनसे यही कहा था ना कि मैंने अभी फ्लैट खरीदा है, बाद में दे दूंगा। डरते डरते रचना बोली, और गांव में खेत और मकान तो है ना, मैंने तो उसमें से कभी कुछ नहीं मांगा। तुम समझती हो मेरे पास पैसों का पेड़ है, जब जी चाहा झाड़ लिया। तुम्हें नहीं पता मैं घर का खर्चा कैसे चलाता हूँ। कहकर मंजीत ने रचना को चाय लाने के लिए कहा। अपने पति की बातें सुनकर रचना निरुत्तर हो गई थी, जैसे माँ बाबूजी को यहाँ बुलाकर उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। वो कह नहीं सकी कि आपकी पढ़ाई और नौकरी लगवाने के कारण वो अपनी जमीन और मकान गिरवी रख चुके हैं। उसे याद आया कि जब मंजीत को पैसे मंगवाने होते थे तो बाबूजी जैसे तैसे करके पैसों का इंतजाम करके उसे भेज देते थे। नौकरी के लिए मकान गिरवी रखवाना पड़ा था उस समय। मंजीत की मधुर वाणी कितनी मनमोहने वाली होती थी, पर आज उसका बदला हुआ रूप देखकर तो विश्वास ही नहीं होता कि यही उनका इकलौता बेटा मंजीत है। शायद बहू ने सिखा पढ़ा दिया होगा, यही सास ससुर का मानना था। मंजीत सरकारी सेवा में प्रतिष्ठित पद पर है। सरकारी निवास के साथ साथ नौकर चाकर भी मिले हुए हैं। उसका बेटा भी अच्छे स्कूल में है। सब सुख साधन होते हुए भी पता नहीं क्यों बाबूजी के यहाँ आने पर मंजीत बेरुखी दिखा रहा था। तभी नरेश जी के खांसने की आवाज आई। शायद यह उनके बुलाने का इशारा हो। उनका इशारा पाकर जब लक्ष्मी जी कमरे में गई तो उन्होंने देखा बहू बाबूजी को बड़े स्नेह से खाना खिला रही थी। रचना के चेहरे को देखकर लग रहा था कि वह उनके आने से बहुत खुश है। मन को संतोष हुआ कि चलो कोई तो है जो हमारा ध्यान रख रहा है। रात को सोते सोते बाबूजी को खांसी का ऐसा दौरा पड़ा कि उनकी छाती में बहुत दर्द हुआ। मंजीत ने डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया। डॉक्टर ने चेकअप करके कुछ दवाइयां व इंजेक्शन दिए और अगले दिन के लिए अस्पताल में दाखिल करने की राय दी। मंजीत ने डॉक्टर के आदेशानुसार बाबूजी को पास के ही नर्सिंग होम में दाखिल कर दिया।
3-4 दिन में बाबूजी की तबीयत संभल गई। बाबूजी घर आ गए। रचना बहुत तन मन से अपने बाबूजी का ध्यान रख रही थी। बेटे को उनसे कोई सरोकार नहीं था। वो अपने कार्यों में ही व्यस्त रहा। उसके पिता चाहते थे कि उनका बेटा कुछ देर उनके साथ बैठकर सुख दुख, गांव घर की बातें करे, पर ऐसा हो नहीं पाता था। मंजीत सुबह से गए हुए रात के 8 बजे ही घर आता। गांव से आए हुए 1 सप्ताह से अधिक समय हो गया था। बाबूजी अब थोड़े स्वस्थ लग रहे थे। मंजीत का व्यवहार देखकर लक्ष्मी जी और नरेश जी ने आपस में सलाह की कि अब उन्हें वापस अपने गांव लौट जाना चाहिए। जब रचना को यह बात पता चली तो उसने मंजीत को बताया कि माँ बाबूजी वापस गांव जाने की बात कर रहे हैं। तो मंजीत ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ अकेले पड़े वो बोर ही होंगे। कम से कम गांव में उनकी हम उम्र के लोग तो हैं जिनके सहारे उनका समय पास हो जाएगा। कहते कहते मंजीत खाने की मेज से उठकर चला गया। चुप रहने के सिवाय रचना के पास और कोई चारा नहीं था। वो जानती थी जो सुख सुविधा बाबूजी को यहाँ मिल रही है वो गांव में कहाँ। शौच के लिए भी बाहर जाना पड़ता है और अब उनसे ज्यादा चला फिरा भी नहीं जाता। यहाँ बच्चों के साथ भी वो कितने घुल मिल गए हैं। पर यह सब कहने की उसमें हिम्मत कहाँ जो वो अपने पति के सामने जुबान खोलती। सोने के लिए जब लक्ष्मी जी कमरे में आई तो देखा रचना नरेश जी को शहद के साथ दवाई दे रही थी। बाबूजी की आंखों में उदासी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। शायद उन्होंने अपने बेटे की बातें सुन ली थी। माँ भी चुपचाप बिस्तर पर लेट गई, पर नींद उनसे कोसों दूर थी। सोने की बहुत कोशिश की। करवट बदलते हुए देखा कि नरेश जी भी जाग रहे थे। सो जा लक्ष्मी, प्रभु सब ठीक करेंगे, नरेश जी बोले। उन्होंने पानी मांगा। लक्ष्मी जी ने देखा जग खाली था। वो जग लेकर रसोई घर की ओर गई तो देखा उनके बेटे के कमरे की बत्ती जल रही थी और मंजीत की आवाज भी उन्हें स्पष्ट सुनाई दे रही थी और अधिक सुनने के लिए वो स्वयं को वहां ना रोक सकी। रचना कह रही थी, अभी बाबूजी को गांव मत भेजो ना, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। गांव जाकर वो खेतों में जाए बिना नहीं रहेंगे। तभी मंजीत का तेज स्वर आया, तुम बेवकूफ हो, हम उन्हें यहाँ नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? मैं उनका ध्यान रखूंगी, उनकी सेवा करूंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहकर रचना चुप हो गई। मंजीत का स्वर और तेज हो गया। वो बोला, तुम्हें याद है ना अगले हफ्ते अनिकेत का बर्थडे है और मैंने अपने ऑफिस वालों को, शहर के बड़े बड़े लोगों को भी इनवाइट किया हुआ है। ये तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी। अनिकेत को अपने दादा दादी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। रचना की बातों में खुशी साफ झलक रही थी। रचना का जवाब सुनकर तो लक्ष्मी जी दंग ही रह गई। बहू के लिए उनकी सोच कितनी गलत थी। आज बहू के सम्मान में उनका सिर श्रद्धा से झुका जा रहा था। मन कर रहा था कि अभी जाकर अपनी बहू रचना को गले से लगा लें और उनसे माफी मांगे कि हमारी सोच तुम्हें लेकर कितनी गलत साबित हुई। जब रचना के शब्द उसके कानों में पड़े, वो बोली, जिस पिता ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि तुम समाज में सिर उठाकर चल सको, उस जन्मदाता को अपना पिता कहकर बड़े लोगों से मिलवाने में शर्म आती है। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ हैं। जो माँ बाप दिन रात खेतों में काम करके हमारे खेत घर संभाल रहे हैं, उन्हें अपना माँ बाप कहने में आपके मन में हीन भावना आ रही है। फिर आप अपने बच्चों को क्या संस्कार दोगे? आपकी सोच इतनी छोटी होगी, मुझे नहीं पता था। कहकर रचना चुप हो गई। लक्ष्मी जी अधिक देर वहां खड़ी नहीं रह सकी। उन्हें अपने आप से घृणा हो रही थी। उन्होंने अपने बेटे को श्रवण का दर्जा दिया हुआ था। वो सोचती थी कि रचना ही मेरे बेटे को हमसे मिलने के लिए रोकती होगी। कितनी गलत थी वो। सोचते सोचते पता नहीं कब उनकी आंख लग गई। बाबूजी, चाय लीजिए। बहू की आवाज सुनकर उनकी नींद खुली। देखा तो बहू बाबूजी को सहारा देकर बैठा रही थी। अरे माँ, आप भी उठ गई? लीजिए, चाय पी लीजिए। तभी नरेश जी बोले, बेटी, हम सोच रहे हैं कि गांव वापस चले जाएं। वहां खेतों का काम भी देखना है।
अब तबीयत पहले से ठीक लग रही है, कहकर नरेश जी अपनी पत्नी लक्ष्मी की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में विवशता स्पष्ट झलक रही थी। उन्हें अब भी यही लग रहा था कि बहू ने ही बेटे को उकसाया होगा। लेकिन उसी समय रचना बोली, पिताजी आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे हमारे साथ। अभी और टेस्ट करवाने हैं आपके। क्या यहाँ आपको कोई कष्ट है? नहीं नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, नरेश जी धीरे धीरे बोले। तो ठीक है, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, कहकर मुस्कुराते हुए वो मंजीत को नाश्ता देने चली गई, क्योंकि मंजीत बाहर से उसे आवाज लगा रहा था। लक्ष्मी जी का मन खुशी से पागल हो रहा था कि हम कितने भाग्यवान हैं जो हमें ऐसी बहू मिली। लक्ष्मी जी उस दिन को याद करने लगी जब मंजीत ने शहर में अपनी पसंद की लड़की से शादी करके उन्हें कह दिया था कि वो गांव में नहीं आना चाहती। माँ ने कितने आंसू बहाए थे, रचना को ही बहुत भला बुरा कहा था, जबकि रचना को मंजीत स्वयं गांव ले जाना नहीं चाहता था। ये कैसी विडंबना है कि हम बिना सोचे समझे सारा दोष पराई लड़की पर मंड देते हैं। तभी गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज के साथ साथ मंजीत की आवाज भी सुनाई दी। वो कह रहा था, आ जाने में मुझे देर हो जाएगी, जरूरी मीटिंग है। नरेश जी मंजीत से बात करने को बेचैन हो रहे थे। उन्होंने कहा, लक्ष्मी मंजीत को कहो मुझसे बात करके जाए। लक्ष्मी जी बाहर की ओर दौड़ी, पर तब तक मंजीत जा चुका था। रचना ने उन्हें फोन लगाया, लेकिन उसने फोन काट दिया। कुछ देर बाद मंजीत का खुद से फोन आया, ये कहने के लिए कि उसे फोन करके डिस्टर्ब ना करें, परिवार के झमेले अपने आप ही सुलझा लें। दोपहर के खाने की तैयारी करके रचना बाबूजी को डॉक्टर के पास ले जाने की तैयारी करती है। तभी अचानक से नरेश जी की तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी सांसें उखड़ रही थी, सांस लेने में कठिनाई होने लगी। लक्ष्मी जी उन्हें इस हालत में देखकर घबरा गई। जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाया गया। नरेश जी रुक रुक कर बोल रहे थे, मंजीत से बात कराओ। उनकी ऐसी स्थिति देखकर लक्ष्मी जी पूरी तरह घबरा गई। रचना फोन पर फोन लगाए जा रही थी, पर दूसरी ओर से बार बार फोन कट रहा था। ऐसा लग रहा था नरेश जी अपने बेटे से कोई जरूरी बात करना चाह रहे हैं। रचना ने ऑफिस में फोन मिलाया, लेकिन मंजीत ने बात करने से मना करके फोन काट दिया। इधर डॉक्टर ने जांच करके रचना को धीरे से कुछ कहा, जिससे कुछ एक अंदाजा लक्ष्मी जी को भी हो गया, जिससे उनके पैर डगमगा गए। रचना ने उन्हें भागकर संभाला और उन्हें वहीं पास रखी कुर्सी पर बैठा दिया। रचना अपने बाबूजी को बड़े अस्पताल ले जाना चाह रही थी, पर रचना से नरेश जी ने मना कर दिया। अब उन्हें सांस लेने में अधिक कठिनाई होने लगी। एक बार फिर मंजीत का नाम नरेश जी की जुबान पर आया। रचना ने एक बार फिर फोन लगाने की कोशिश की। आखिर में एक मैसेज छोड़ दिया। उसी क्षण नरेश जी ने आंखें खोली और सभी की ओर देखते हुए अनिकेत के सिर पर हाथ रखा, फिर अपनी बहू रचना के सिर पर हाथ रखा और हाथ उसी स्थिति में रह गया। जब हाथ हटाने लगे तो गर्दन एक ओर लुढ़क गई। आत्मा पिंजरा छोड़कर जा चुकी थी। सबकी आंखें बिना कुछ कहे अविरल जलधारा बहाती रही। रचना ने तुरंत बाबूजी के निधन का समाचार ऑफिस में दे दिया। फोन किसी कर्मचारी ने उठाया और कहा कि साहब ने डिस्टर्ब करने से मना किया है। रचना ने आंसू पोंछे और अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी करवाने में लग गई। लक्ष्मी जी का रो रो कर बुरा हाल था, साथ ही अपनी माँ लक्ष्मी जी को संभालने में भी लग गई। आसपास के लोग आने लगे, ऑफिस के लोग भी आ गए। किसी ने बताया कि मीटिंग के बाद बड़े साहब के साथ ही मंजीत किसी पार्टी के लिए निकल गया। अंतिम यात्रा की तैयारी हो चुकी थी। आंगन में नरेश जी का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। लोग अंतिम दर्शन कर रहे थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी। आखिर एक सरकारी ऑफिसर के पिता की अंतिम यात्रा जो थी। तभी पंडित जी ने कहा, सूर्यास्त से पहले संस्कार हो जाना चाहिए। लक्ष्मी जी रचना की ओर देखने लगी। रचना ने निर्णय लेने में एक क्षण भी नहीं लगाया और बोली, अनिकेत बाबूजी को मुखाग्नि देगा। पर बहू, ये तो बच्चा मंजीत। रचना ने लक्ष्मी जी की ओर देखा।
तो वो इसके आगे कुछ ना बोल सकी। राम नाम सत्य है कि स्वर के साथ कंधा देने के लिए लोग आगे बढ़े। देखते ही देखते नरेश जी पंच तत्व में विलीन हो गए। रात 8 बजे के बाद मंजीत घर आया तो सारी वस्तु स्थिति को भांप कर चुप रहा। किसी के पास कुछ भी कहने को नहीं था। हाथ मुंह धोकर तौलिए से हाथ पोंछते हुए बोला, चलो तुम लोगों ने अच्छा निर्णय लिया, अन्यथा मृत शरीर के पास सारी रात बैठना पड़ता। उसके मुख से ऐसे शब्द सुनकर लक्ष्मी जी के साथ साथ रचना की आंखें आंसू बहाने लगी, पर वो चुप रही। अगले दिन से नाते रिश्तेदार शोक प्रकट करने के लिए आने लगे। उसने 13 दिन के शोक की जगह 3 दिन के बाद ही रस्म क्रिया करने को पंडित जी से कहा। इसमें लक्ष्मी जी और रचना ने अपनी ओर से कोई सहमति या असहमति नहीं दिखाई। जो निर्णय लेना था वो मंजीत को ही लेना था। चौथे दिन रचना ने बड़ी श्रद्धा व तन मन से शांति पाठ व हवन करवाया। भोजन के साथ साथ दान दक्षिणा भी दी। पगड़ी रस्म के समय सभी चुपचाप नरेश जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देने लगे और पंडित जी ने मंत्रोच्चार करके पगड़ी बंधवाने के लिए मंजीत को आगे आने को कहा। मंजीत ने हाथ जोड़कर जैसे ही सिर झुकाया तो अचानक लक्ष्मी जी बोल पड़ी, रुकिए पंडित जी, इस पगड़ी को बंधवाने का हक इसे नहीं, मेरी बहू रचना को है। सभी हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। पंडित जी के साथ साथ नाते रिश्तेदार भी बोल पड़े, पगड़ी तो बेटे को ही बनती है, बहू को नहीं। हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी बोली, आप सब मुझे क्षमा करें, आप सभी मेरे आदरणीय हैं। कोई भी इंसान उम्र या रिश्ते से बड़ा नहीं होता, अपने कर्मों से बड़ा होता है और मेरी बहू रचना ने उनके अंतिम सांस तक अपने बाबूजी की सेवा की, एक बेटा बन अपना कर्तव्य निभाया। ये सुनकर सभी निरुत्तर रह गए। इतना कहते ही लक्ष्मी जी की रुलाई फूट पड़ी। साथ ही रचना अपनी माँ लक्ष्मी जी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बाबूजी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए मंजीत अश्रुधारा बहा रहा था, लेकिन यह अश्रुधारा आत्मग्लानि की थी या सिर्फ एक पाखंड, इसे कोई नहीं जान सका। तो अगर आप सभी को आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।